डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप सभी लोग स्वस्थ ठीक होंगे। आज हम आपके लिए यूपी टेट प्राइमरी लेवल का चौथा भाग लेकर के आए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना। इसमें फिर हम 6 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेके आए हैं। इसके बाद अगले 5वें भाग में हम फिर 6 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आएंगे। ठीक है, और वो आपकी लास्ट सीरीज होगी। 30 क्वेश्चंस आते हैं यूपी टेट में मैथमेटिक्स के। उन 30 क्वेश्चंस में ये चौथे भाग में 24 क्वेश्चन हो जाएंगे, और अगले जो 6 क्वेश्चन बचेंगे वो आपके अगले 5th वाले पार्ट में होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 49। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है। दो संख्याएं हैं इसमें। वो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या जो है का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से भी 3 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कि बड़ी संख्या को x कंसीडर कर लेंगे। माना बड़ी संख्या बराबर x है, और माना छोटी संख्या बराबर y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या शॉर्ट में AT क्यों लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बड़ी संख्या का 2 गुना है तो 2x कर दिया, और छोटी संख्या का 5 गुना है तो 5x कर दिया। से 3 ज़्यादा है, सॉरी y, छोटी संख्या y मानी y, और 5 गुने से 3 ज़्यादा है तो घटा दो तो बराबर 3 आ जाएगा। तो इसको नंबर हमने 1 डाल दिया स्टूडेंट। ठीक है ना। अब आगे क्या कहते हैं, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने। तो बड़ी संख्या का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा स्टूडेंट। दूसरी कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग बड़ी संख्या का 4 गुना कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या हमने x मानी है तो 4x हो जाएगी बड़ी संख्या का 4 गुना। ठीक है ना। छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। छोटी संख्या हमने y मानी है तो इसका छोटी संख्या y का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3y, और इसका योग कितना है, 71 है स्टूडेंट्स। इसको हमने नंबर 2 डाल दिया। तो देखो यहाँ पर ये 2x है, यहाँ पे 4x है, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। वे संख्याएं क्या है, इसका मतलब x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों इक्वेशंस हमारी बन गई हैं, इन दोनों इक्वेशन में या तो हम y को इक्वल कर लें या x को इक्वल कर लें। तो x को इक्वल करने से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे ओवरऑल में, तो ये x इक्वल्स हो जाएंगे। और जब x इक्वल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो हम इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इनको 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो ये 2 2 या 4x आ जाएगा, और -2 5 या 10y आ जाएगा, और इक्वल टू 2 3 या 6 हो गया। और ये इक्वेशन हम एज इट इज लिख लेंगे, 4x प्लस 3y और इक्वल्स टू 71। चलिए हम इनको क्या करेंगे, दोनों ही प्लस के हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। तो कितना बचा माइनस का 3y, माइनस का 10y, माइनस का 13y हो गया। यहाँ पे कितना आ गया माइनस का, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 11 में 6 गया, 5 यानी 65 माइनस का आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो इंप्लाइज y इक्वल्स टू कितना आ गया, 65/13, और कट कर दीजिए 5। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई मेरे पास 5। ये y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। पुट y इक्वल टू 1, पुट y इक्वल्स टू 1 इन 1, y इक्वल्स टू 5 इन 1। तो 1 इक्वेशन में रख देंगे। तो 1 इक्वेशन मेरी क्या थी, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू 5 आई है, तो 2x माइनस 5y की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 3। तो 2x माइनस 25 इक्वल्स टू 3। तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 3, माइनस इधर प्लस का 25, तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 28। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 28/2, कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू आ गई 14 स्टूडेंट। तो इस तरीके से मेरे पास x और y की वैल्यूज आ गई। इसका मतलब मेरे पास संख्याएं क्या आ गई, x 14 आ गई, y 5 आ गई, यानी कि बड़ी संख्या 14 आ गई और छोटी संख्या हमारे पास 12 आ गई, 5 आ गई स्टूडेंट। इस हिसाब से ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया स्टूडेंट। ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पर आते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 50। वर्ग की भुजा दी गई है
क्वेश्चन नंबर 50, वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर दी गई है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, तो पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, फार्मूला साइड स्क्वायर या भुजा वर्ग, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उसको साइड स्क्वायर बोलते हैं, साइड इंटू साइड बोलते हैं। तो कितना ये आ गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा एरिया आ गया वर्ग का। आगे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है वो उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमारी कंडीशन दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल देखो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। L से मतलब लंबाई, B से मतलब चौड़ाई, और बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना मेरे पास आया 64 हमने निकाला है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब L बराबर कितना दिया, आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, L की जगह 16 रख देंगे गुणा B और बराबर ये 64 आ गया। तो इम्प्लाइज B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64/16, काट देंगे 4। तो इम्प्लाइज B बराबर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर। तो देखो B की वैल्यू मेरे पास निकल आई और L की वैल्यू मेरे पास है स्टूडेंट्स। पूछ कर रहे हैं आयत की चौड़ाई ज्ञात करें, तो आयत की चौड़ाई मेरे पास आ गई स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया, B को मैंने क्या माना था, चौड़ाई, तो 4 सेंटीमीटर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। वस्तु का क्रय मूल्य जो है यानी खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदा गया मूल्य, या इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस या शॉर्ट में कहते हैं CP। तो खरीदा गया मूल्य है वस्तु का, विक्रय मूल्य का 3/2 है। विक्रय मूल्य का 3/2 है, समझ लो स्टूडेंट, विक्रय मूल्य का 3/2 है। इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य यहाँ कंसीडर करना है। तो विक्रय मूल्य हम कंसीडर करेंगे इसका X, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, मानव वस्तु का विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य का 3/2 होना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्यूशन। तो माना विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में कहते हैं SP। तो विक्रय मूल्य हमने मान लिया स्टूडेंट्स X रुपए है। कितना है, X रुपए इसका विक्रय मूल्य, ठीक है ना। वस्तु का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3/2 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में कहते हैं CP। तो क्रय मूल्य मेरे पास कितना हो जाएगा, रुपीस कितना हो जाएगा, X का 3/2 है, ठीक है ना। यानी कि आ गया रुपीस 3x/2 स्टूडेंट, ठीक है ना। तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमने X मान लिया, क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 3x/2। अब ये क्या कह रहे हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत है हमें, यार अगर देखिए इस केस में क्या होता है क्वेश्चन में, अगर हमें लाभ हो रहा है स्टूडेंट्स तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, अगर हमें हानि हो रही है तो हम हानि प्रतिशत निकालते हैं। अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है, वो तो बात की बात है, लेकिन हम यहाँ पे यही देखेंगे पहले कि हमने कितनी वस्तु मानी थी और कितना उसका विक्रय मूल्य है। तो हमें लाभ हो रहा है यहाँ पर या हानि हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रय मूल्य आपका ज़्यादा है, देखिए 3/2 है, खरीद विक्रय मूल्य का, बेचे गए मूल्य का 3/2 है, इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। और जब ये पोजीशन आ जाती है कि खरीदा गया मूल्य ज्यादा है किसी भी वस्तु का और बेचा गया मूल्य कम है, तो निश्चित रूप से हमें घाटा हो गया। हमने कोई चीज ज्यादा में खरीदी और कम में बेच दी तो घाटा होगा कि नहीं होगा। इस घाटा को हम मैथमेटिक्स की भाषा में स्टूडेंट्स हानि कहते हैं या लॉस कहते हैं। तो पहले हम हानि निकालेंगे, उसके बाद फिर हम प्रतिशत हानि, परसेंटेज ऑफ लॉस निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे हानि। तो हानि कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, हानि बराबर हो जाएगी क्रय मूल्य यानी जितने में हमने खरीदा था और माइनस विक्रय मूल्य यानी जितने में हमने बेचा है, ठीक है ना स्टूडेंट। हमने खरीदा है
3x/2 में और बेचा है हमने x में, तो कितना हो गया ये 3x। ये कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन सॉल्व करो, -2x हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके होल में x आ जाएगा, कितना बचा 1 नहीं, इसमें एलसीएम के बाद अपन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो कितना आ गया x/2 आ गया स्टूडेंट। तो ये आ गया मेरे पास हानि। तो ये क्या आ गई मेरे पास स्टूडेंट, हानि निकल के आ गई। अब हानि निकालने के बाद, हानि कैसे निकाली मैंने, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, फॉर्मूला होता है हानि निकालने क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर किसी क्वेश्चन में लाभ हो रहा है तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ तब होता है जब हम कोई चीज कम में खरीदें और ज्यादा में बेचते हैं, मीन्स SP ग्रेटर देन CP, ठीक। तो चलिए अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कितने प्रतिशत हानि हुई, यानी कि लॉस परसेंट। हानि को इंग्लिश में लॉस कहते हैं, तो लॉस परसेंट हम यहाँ पे निकालेंगे, यानी कि प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि कैसे निकालोगे भाई, प्रतिशत हानि क्या है कि जितनी हमारी हानि हुई है प्रतिशत निकालेंगे 100 का मल्टीप्लाई, और किस पे निकाली जाती है, हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर। तो यहाँ क्रय मूल्य पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो हानि मेरे पास कितनी आई है, x/2, 2 नीचे चला जाएगा, क्रय मूल्य मेरा कितना था, क्रय मूल्य मेरा कितना था 3x/2 और इंटू 100 ऊपर आ जाएगा आपका। तो इसको हम जरा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। मेरे पास कितना बचा, x इंटू 100 अपॉन नीचे कितना बचा 3x, तो ये x कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 100/3। थोड़ा सा हम इसको डिवाइड करने तो कितना आ जाएगा 33 होल 1/3% की हानि हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमारे पास 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 33 होल 1/3% हानि हुई, ठीक है ना। इसका 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, पानी ले लो, बोलते बोलते थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो पानी थोड़ा सा ले लो, फिर मैं फिर स्टार्ट करता हूँ 10 सेकंड में। अब आएंगे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का सलूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सलूशन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 10,1012 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। तो 10,1012 स्टूडेंट्स, ये बहुत ही जादुई संख्या होती है, इसको बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। 10,1012 जैसे किसी से कह देते हैं नॉर्मली लिखो 12,000 1212, तो वो ऐसे ही लिखता है स्टूडेंट, लेकिन इसका असली मीनिंग क्या होता है 12,000 फिर 1200, ठीक है ना, और फिर 12, और इनको हम जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है इस तरीके से 13,212। इसी प्रकार से ये नंबर है, थोड़ा सा मैजिक नंबर होता है, आप इसी तरीके से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड भी गलत करेंगे। इस नंबर को हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे, ये दिया है 12,1012, तो 12,1012, तो 1012 को यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1,000 आ जाएगा, ठीक है ना, 1,000 और 12 यहाँ जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 1 0, यहाँ पे 0 हो जाएगी स्टूडेंट, और यहाँ पे 2 और 1 3, तो ये नंबर आ गया। एक्चुअल में नंबर मेरा ये है, जो बोल रहे हैं यहाँ पर कि 12,1012, एक्चुअल में वो नंबर क्या है 13,012 है। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, को 12 से भाग देने पर, तो हम यहाँ 12 से भाग देंगे इसमें, तो ध्यान से देख लीजिएगा 3012, ये आ गया आपका 12 एकम 12, एक बचा कैरी में 1 आ गया, भाग नहीं जाता तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर कैरी में 1 आ गया, तो 12 8 96 96 आ गया, तो यहाँ 5 बचा स्टूडेंट, फिर यहाँ पे आ गया 2, तो हमने फिर डिवाइड किया 48 48, तो यहाँ पे 4 आ गया, रिमाइंडर 6। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे 4 हमारा शेष बचा, तो वो कहते हैं भाग देने पर शेषफल है। इतना सिंपल क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स ये लग रहा था, लेकिन जब आप डिवाइड करते हैं तो इसको आप गलत कर जाते हैं, ठीक है ना। अगर इसी में डिवाइड करेंगे तो आपको लगेगा कि 10084 आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए आपका क्वेश्चन भी गलत आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर शेषफल आएगा मेरा 4। तो ये स्टूडेंट्स सेकेंड ऑप्शन इज द
करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन 53 सॉल्यूशन। क्वेश्चन 53 हमारा क्या स्टूडेंट्स, दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक होगा। देखिए माध्य 4.5 दिया है, ठीक है। माध्य को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट्स मीन, या हिंदी में कहते हैं माध्य, और ये माध्य मेरे पास दिया है 4.5, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। तो उसका माध्यक क्या होगा, ठीक है ना। आंकड़े इसमें नहीं लिखे हैं मैंने, मैं आंकड़े अलग से लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन के जो आंकड़े हैं स्टूडेंट्स मैं अलग से लिखे देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन के आंकड़े आपके रह गए लिखने के लिए। तो आंकड़े इसके जो हैं 5, 7, 7, ठीक है ना। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए हमने आंकड़े नहीं लिखे थे। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लिखे दे रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा इनके आंकड़ों को, ठीक है। 8x5, 8x5 ये आंकड़े में लिखे दे रहा हूँ आपके। 8x5 4312, 4312, 4312, ये आप अलग से क्वेश्चन में इसमें नोट कर लेना। ये सारे आंकड़े दिए गए थे, ठीक है ना। और इन आंकड़ों का मीन कितना दिया है 4.5 स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि इसका माध्यक क्या होगा। माध्यक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीडियन, यानी हमें माध्यक निकालना है। माध्यक या मध्यिका एक ही बात होती है, और अंग्रेजी में कहते हैं मीडियन। ये मीडियन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो पहले जो माध्यक दिया गया है, इस माध्यक की हेल्प से हम पहले ये पता करेंगे मीन स्टूडेंट्स, मीडियन हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें x की वैल्यू पता होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, उसी के लिए ये मीन दिया गया है माध्यक। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हम इसकी x की वैल्यू पता करें। x की वैल्यू पता करने के बाद फिर हम इन डेटास को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद तब हम इनको मीडियन में निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पहले माध्य दिया गया है या मीन दिया गया है, तो हम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। और माध्य होता है या मीन बराबर होता है, मीन को x बार से भी लिखते हैं अगर आप चाहिए तो, सिंबल इसका x बार होता है मीन। तो ये माध्य मीन दिया गया 4.5, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इन सबको हम ऑब्जर्वेशंस को जोड़ देंगे। तो 5 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 ये आ गए। और कितने ये ऑब्जर्वेशंस स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लीजिए। ये सारे ऑब्जर्वेशन 3 3 6, एक 7 और रह गया यहाँ पर, 5 + 7, तो ये सारे 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 10 से हमने इसमें डिवाइड कर दिया, और ये x बार की वैल्यू कितनी है 4.5 यहाँ रख दीजिएगा। इन सबको स्टूडेंट्स अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको क्या मिल जाएगा 42, कितना मिल जाएगा यहाँ पे 42, और प्लस x और अपॉन 10, ठीक है ना। इस 10 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 45 बन जाएगा, और इक्वल टू 42 प्लस x आ जाएगा। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 माइनस 42, यानी कि अब आ गई 3। तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 3। ये जो x की वैल्यू 3 आई है हमें यहाँ रख करके और डेटा को अरेंज कर देंगे। तो पहले हमें x की वैल्यू आई उसको रखेंगे, फिर डेटा को अरेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये इस तरीके से। अब हमारे पास डेटा कौन कौन से आ गए, अब मेरे पास डेटा हो गए, x जो अननोन डाटा था उसको हमने फाइंड कर लिया मीन की हेल्प से, इसीलिए यहाँ पे मीन दिया गया था। तो हमने इनको निकाल लिया, x की वैल्यू 3 आ गई। हमारे पास देयरफॉर डेटा क्या हो गए, डेटा हमारे पास क्या हो गए डेटा, तो ये आ गए मेरे पास 5 7 7 5 7 7, और उसके बाद 8 के बाद फिर x के लिए 3 आया, मैंने 3 रख दिया, 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2। ये हमारे पास चेक कर लीजिए, टोटल 10 थे, 3 3 6 3 9 1 10। अब हम इनको अरेंज किए लेते हैं डेटास को। तो हम इनको अरेंज कैसे करेंगे डेटास को, या आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, मतलब आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए। तो इनको हम आरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं, आरोही क्रम में। अरे मीडियन जब निकालते हैं तो हम इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, व्यवस्थित करने पर आरोही क्रम में हम इनको व्यवस्थित किए लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन सा, 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, 3 2 बार है, यहाँ पे 3 2 बार है आपका, एक ये 3 है, एक ये 3 है, तो 3 2 बार हो गया। फिर 4 है, और 4 के बाद दूसरा 4 है नहीं, फिर 5 है, फिर एक और 5 है, ये 2 बार 5 है। 5 के बाद अब देख लीजिए इसमें कौन से नंबर रह गए,
5 के बाद हमारे पास 7 रह गया, फिर 7 रह गया और फिर 8 रह गया। 3 3 6 3 9 1 10। ये हमने डेटास को अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। n बराबर मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। देखो 10 डेटा से गिन लो, 10 आ गया। तो 10 का मतलब ये क्या है, ये कैसा नंबर है, ये सम संख्या है। सम संख्या होती है तो मीडियन निकालने के लिए अलग फार्मूला लगता है। अगर ये 11 होते तो n विषम हो जाता तो दूसरा फार्मूला लगता, ठीक है ना। तो पदों की संख्या यहाँ पर सम है, तो हम यहाँ सम होने की वजह से सम वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे फार्मूला, देयरफॉर मीडियन, मीडियन को स्टूडेंट सिंबल n ही होता है, तो मीडियन बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ और ब्रैकेट में n/2वें पद का मान, ठीक है ना, और प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, ठीक है ना, और बटे 2। तो हमने हाफ पहले लगा दिया। अब यहाँ पे हाफ ऑफ, यहाँ n/2, n की वैल्यू 10 है, 10 बटे 2 में पद का मान, और प्लस यहाँ पे 10 बटे 2 और प्लस 1 में पद का मान, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 से काट दो, 2 पंजे 10, यहाँ पे 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 5 बटे 6 हो जाएगा इधर। तो कितना आ जाएगा, 5वें पद का मान, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1 6वें पद का मान, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो हम इसमें देखेंगे अरेंज वाले डाटा है। 5वां पद पीछे से काउंट करेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5वां पद 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पर रख देंगे बराबर हाफ, और 5वें पद का मान 5 है, और प्लस 6वां पद कितना, 1 2 3 4 5 6, 6वें पद का मान 4 है, इनको रख दिया। तो बराबर हाफ ऑफ 5 और 4 9 हो गया, काट दिया 2 से, तो कितना आ गया 4.5। तो ये 4.5 निकल के आ गया आपका मीडियन। अब देखते हैं स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका पहले वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 4.5 इसकी आगे निकल करके मीडियन। अब हम आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं, ये तो फंडामेंटल है वैसा वाला। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन नामक विधि का मुख्य श्रेय है। एनालिसिस ऑफ वेरिएशन जो नामक आपकी विधि है, उसका मुख्य श्रेय जाता है आपका आर ए फिशर को, ठीक है ना। ये तो याद करने वाली चीज है, लेकिन आपसे पूछ लिया है, तो इसका 4th ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने आपका ये 4th पार्ट यूपी टेट का प्राइमरी लेवल का कवर किया स्टूडेंट्स। आप जो है हमारे वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन है, अनुरोध है, अपील है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।